हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग CGL 2022 जो हमारा Tier 1 का एग्जाम हुआ था, उसके जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम 24 सेट्स कर चुके हैं। आज हम 25th सेट करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको पता होगा, मैं हर बार बता रहा हूँ, टोटल 40 सेट्स आए थे। ठीक है, तो 25th हो जाएंगे, उसके बाद 15 और बचेंगे, जो कि हम अपना जो 2023 का प्री का एग्जाम होगा 14 जुलाई को है, उससे पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बात कि जो आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करते हैं, उसमें ध्यान रखें, एक ब्लैंक पेपर लिया करो। उससे क्या होगा, तरीका मतलब जो सोल्व करने का वो अच्छा रहता है। आप लोग एक ब्लैंक पेपर लें, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखें, 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें आपका अपना आंसर लिखें, है ना। और उसके बाद करेक्ट आंसर जो मैं बताने वाला हूँ, और फिर आपने जो आंसर किया है और जो करेक्ट आंसर आया है उसको मैच करें। ठीक है, और जितने आपसे सही हो पाते हैं, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन में से आपके 19 सही होते हैं, किसी के 20 सही होते हैं, किसी के 15 रह जाते हैं, तो जितना भी होता है ना उसको कमेंट जरूर किया। ठीक है, एक आइडिया तो लगे, फिर आपको नेक्स्ट सेट देखें, फिर नेक्स्ट सेट देखें, तो उसको आपको पता चलेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, चलो, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको एक बार रिवाइज करें, तो नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इस सेंटेंस में। ठीक है, द आउटकम ऑफ द सर्वे वॉज ए क्रिटिकल इंटरवेंशन टू द क्वेश्चनरी प्रिपेयर्ड बाय सूरज एंड हिज कमिटी। क्वेश्चनरी का मतलब होता है जो अपनी, मतलब बहुत सारे जिसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना प्रश्नावली, तो आपकी Unit 1 है, उसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्रश्नावली को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चनरी, कमिटी, इंटरवेंशन, आउटकम। आउटकम की स्पेलिंग सही है, इंटरवेंशन की सही है, कमिटी की COMMI TTE। ठीक है, क्वेश्चनरी QUESTION, यहाँ तक क्वेश्चन होता है। देखो, QUESTIO क्वेश्चन, NAIRE, तो ये जो है ना डबल एन आता है, यहाँ पे एक ही एन लिखा, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव बताना है इसका, पैसिव लिखा हुआ है। देखो, ए टेरिबल डिजास्टर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पैसिव है, बाय आवर कंट्री। अब देखो, बाय आवर कंट्री लिखा है तो ये बाई के जो बाद लिखा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, यहाँ हैड लिख दिया, यहाँ इज लिख दिया, यहाँ विटनेस्ड। ठीक है, यहाँ विटनेस से फर्स्ट फॉर्म लिख दी, तो ये आंसर। ठीक है, वॉइस और नरेशन तो ये मान लो आपको गिफ्ट ही दिए थे पूरे एग्जाम में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके लिए फेल टू नोटिस, मतलब जो देखने में असफल हो गया, भाई आप कहीं से गुजरे, कुछ घटना हो रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नोटिस करने में फेल हो गए, इग्नोर हो गए। अब देखो, ओवरलॉन्ग, ओवरलाई, ओवरली, लुक, ओवरलुक, तो आंसर तो हो गया ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब ऊपर से नजर चलेगी, आप देखे। ठीक है, ओवरली का मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा। ओवरलाई, ओवरलाइक मतलब किसी के ऊपर टॉप पे लेटे हुए होना। ओवरलॉन्ग बहुत लंबा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ। फोर्थ आंसर देखो, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इसमें 4 पार्ट बना दिए और एक लिख दिया, 3 पार्ट बना दिए और फोर्थ पार्ट में लिख दिया नो एरर। आपको बताना है इनमें से कौन से में गलती। ही सब्जेक्ट लिखा है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखिए। ठीक है, ही नोज दैट ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड। उसके पास मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है।
है ना। अब देखो होता क्या है, जो हमारी इन्फिनेटिव और जो जीरेंड है, ये दोनों भी नाउन का काम करते हैं ना। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो उसको जीरेंड बोलते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको लिखना पड़े इन दोनों में से, प्रेपोजिशन के बाद अगर इन्फिनेटिव या जीरेंड में से लिखना पड़े, तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद फिर से टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मत लिखना, हमेशा जीरेंड फॉर्म लिखना, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए नाउन यूज करनी पड़ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, जीरेंड फॉर्म। टू वर्क मत लिखो, वर्किंग लिखो, ठीक है। आ गया बट टू वर्क आर्ट। नेक्स्ट देखो, select the most appropriate meaning of the given idiom. कडल वंस ब्रेन, मतलब कडल हो रही है किसी के ब्रेन में, बहुत ज़्यादा मची हुई है, दौड़ रहा है दिमाग, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि दिमाग बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा सोच रहे, टू थिंक हार्ड, बहुत ज़्यादा जब सोच रहे हो तब उसको बोलते हैं कडल वंस। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underline segment. underline segment क्या है, to provide for, ठीक है। इनमें से बताना है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके तो क्या लिख देना है, नो सब्सटीट्यूट, जो हमारे यहाँ पे, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, सॉरी, व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज का था, है ना। आई वाज वर्किंग टू जॉब, मैं दो मतलब जॉब करता था। टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली को फीड करने के लिए, टू प्रोवाइड कम, देखो टू प्रोवाइडिंग फॉर प्रोवाइडिंग टू, ऑन प्रोवाइडिंग, ये कोई भी इनमें से इसको रिप्लेस नहीं कर सकतेगा, इसका मतलब है नो सब्सटीट्यूट, ठीक है। लिख द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है वो बताना है। द हिपोपोटेसम, अब देखो हिपोपोटेसम आपको पता होगा, जो पीले नहीं सॉरी गुलाबी कलर का पसीना छोड़ता है, मतलब गुलाबी कलर ही होता है उसका, पानी में रहता है, बड़ा सा जानवर होता है, बहुत बड़ा सा, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, HIPPO, हिपो, HIPPO, PO होता है, PU नहीं होता, HIPPO, ठीक है। इसमें डबल पी नहीं लिखा, HIPP नहीं लिखा, ये भी गलत होगी। HIPPO, नहीं लिखा इसमें, ये भी गलत हो गया। HIPPO, ये ठीक है। हिपोपोटेसम की स्पेलिंग ये होती है HIPPO, हिपो, POTAMUS, ठीक है। हिपोपोटेमस, ठीक है, हिपोपोटेमस। नेक्स्ट, बल्क का एंटोनिम बताना है। बल्क का मतलब पता होगा आपको, बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना बल्क में सामान ले आ, है ना। तो बल्क का मतलब होता है बहुत सारा, हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर थोड़ा सा, है ना? ये इसका एंटोनिम। सी फ्रेंकली कन्फेस्ड दैट सी कुडंट, ये ब्लैंक फिल करना है, टू परचेज कार देन। सी फ्रेंकली कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया कि वो जो है ना कार कुडंट, नेगेटिव है, मैं खरीद नहीं सकती, मतलब सी दैट सी कुडंट अफोर्ड, स्पेंड, स्टैंड, टॉलरेट, अफोर्ड इसका सही आंसर, इस वो कार अफोर्ड नहीं कर पा रही है ना। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको मीनिंग ही समझना पड़ेगा, मीनिंग से ही आपके आंसर आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन देखो तीन लाइनें लिखी हैं। इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब आपको पता होगा, किसी को इन्फ्लुएंस कर देना ना, जब कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है क्या बोलते हैं, प्रभावित, है ना। तो उसका एंटोनिम बताना है, हैकनेड, इनमिकल, बाइपार्टिजन, इंटरेस्टेड। इनमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, जो हार्मफुल का मतलब समझ रहे हो, जो नुकसान पहुंचाए हो। इंटरेस्टेड का मतलब आपको पता है, किसी में रुचि रखना,
बाईपार्टिज्म का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब कभी सरकारें बनती हैं तो होता क्या है, एक पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं है तो दूसरी पार्टी उसको या तो बाहर से सपोर्ट करती है या उसके साथ कोलैबोरेट कर देती है ना। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। ये देखो एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, बट सेंटेंस में बाकी ऑप्शन के कंपेयर करेंगे तो यही बेस्ट हो। लेट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन, इनडायरेक्ट बताना है। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। अब देख रहे हो ये इंटेरोगेटिव है तो आस्ट आ जाएगा, सब में आस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मी लिखा हुआ है, इफ लगा दी, इफ या वेदर कंजंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जब नरेशन चेंज करते हैं तो जो सेंटेंस है ना वो इंटेरोगेटिव नहीं रखना होता, उसको सिंपल सेंटेंस बना देना पड़ता है ना। तो यहाँ अगर देखो असर्टिव, सिंपल का मतलब समझना, असर्टिव है ना, असर्टिव इसको बनाना पड़ेगा। अब ये यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे तो आई, सब में आई लिखा हुआ है, ठीक है। कैन है और यहाँ पे वो अब लिखी हुई है पास्ट में, ये अब पास्ट में लिखी हुई है तो कैन है, ये कुड में बदल जाएगा। यहाँ कुड लिखा है, यहाँ विल लिखा हुआ, यहाँ कुड लिखा हुआ, यहाँ कैन का कैन ही रख दिया, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। हेल्प हिम क्रॉस द रोड, हेल्प हिम, ओके एक यहाँ कुड है ना, ओ हाँ, हेल्प हिम क्रॉस्ड द रोड और इसमें क्रॉस द रोड। इस क्रॉस वर्ब की टेंस नहीं बदलना, इसको नहीं चेंज करना, ये है, ठीक है, रोड को क्रॉस करने में मत। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिर से भरना है। वन हैज टू बी परसिस्टेंस इन स्टडीज। अब देखो आपने तीन वर्ड सुने होंगे, एक पेशेंस, एक परसिस्टेंस, एक एंड परसिवरेंस, ठीक है। तो ये बीच वाला है, मतलब मेहनत भी करना और साथ साथ में पेशेंस के साथ मेहनत को बोलते हैं परसिस्टेंस, ठीक है। तो आदमी को वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज, पेशेंस के साथ मेहनत करती रहना चाहिए, ठीक है। अगर इफ ही और सी वांट्स टू गेट हिज या हर ड्रीम जॉब, अगर उस किसी को अपना ड्रीम जॉब चाहिए तो सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज। देखो अनअटेनेबल का मतलब नहीं मिलेगी, मुश्किल या इम्पॉसिबल, है ना। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, अगर कब नहीं मिलेगी, रूट एंड ब्रांच, द 3 आवर्स इन अप्स एंड डाउन्स, बाई फिट्स एंड स्टार। अगर आप इरेगुलर है, बाई फिट्स एंड स्टार का मतलब इरेगुलर है, आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं। बाई अप्स एंड डाउन्स का मतलब हो गया जिंदगी में उतार चढ़ाव वाली बात है ना। रूट एंड ब्रांच का मतलब कंप्लीटली भाई जड़ से लेके ऊपर तक, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute to given group of word. A room where dead bodies are kept until, जब तक उसको दफनाया नहीं जाए तब तक जो डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है होगा, मोर्चरी बोला जाता है। अच्छा हो गया। म्यूजियम का तो, म्यूजियम में डेड बॉडीज नहीं रखी जाती, म्यूजियम में तो वो सामान रखा जाता है जहाँ पे जो एंटीक हो, पुराना हो, है ना। सेंटोरियम क्या होता है, सेंटोरियम वो जगह होती है जहाँ पर मतलब हॉस्पिटल टाइप ही होता है, बट वहाँ पे जब किसी की लंबी बीमारी हो, जब पता चल जाए कि भाई ये 2 साल 5 साल तक एडमिट ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा, तो वो उस ऐसे टाइप के हॉस्पिटल को बोलते हैं सेंटोरियम, ठीक है। सफारी का मतलब पता होगा, जब आप घूमने जाते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे लायन वगैरह टाइगर वगैरह रहते हैं, बोलते हैं ना लायन सफारी टाइगर सफारी, तो वो जगह को, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव बनाना है। तो पैसिव लिखा है तो बाई के बाद देखो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बाय द टीचर सब्जेक्ट बन गया। वर्ब को देखो, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड, वर नरेटेड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, जब एक्टिव में लिखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दोगे। देखो कहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट वर्ब नरेटेड ही लिखोगे ना, द टीचर वॉज, हैड, नरेटेड, और यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही गलत लिख दिया, तो ये हमारा आंसर। बस बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। इस ब्लैंक को भरने के लिए बताओ क्या आंसर आएगा। सी बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद हर पोर हेल्थ, मतलब हेल्थ खराब थी तो फ्रस्ट्रेट हो गई है ना। एंड बिगन टू लूज, और उसने
लूज करना शुरू कर दिया। क्या? वेट, आइडिया, मनी, होप, ऑफर रिकवरी, मतलब उसने दिमाग से ना अपनी उसकी होप छोड़ दी कि भाई मैं रिकवर होने वाला हूं, ना। ज़्यादा सूटेबल आंसर है, ठीक है। फॉलोइंग सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है और इसमें से एरर बताना है। सी हैज, अब देखो सी के साथ हैज लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए हैबिट ऑफ, इस हैज के बाद उसकी ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या है ना, हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। मीन्स का मतलब आपको पता होगा रिसोर्सेज जिससे आपकी इनकम होती है ना। स्पेंडिंग अगेंस्ट, अब अगेंस्ट का मतलब होता है जैसे दीवार है उसके अगेंस्ट ऐसे खड़े हो, है ना। तो मीन्स मतलब आप जो कमा रहे हो उसके अगेंस्ट आप स्पेंड नहीं करते, उससे या तो कम करते हो उससे ज़्यादा करते हो। ये कहना चाह रहे हैं नेगेटिव मीनिंग मतलब बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड हर मीन्स मतलब जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। तो ये आंसर। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute. The action of damaging the good reputation of someone, किसी की जो कुछ अच्छी इमेज है, रेपुटेशन है, उसको डैमेज करना, उसको खराब करने के जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं। और ये पॉलिटिकली बहुत चलता है, किसी को आप गाली दे दो आपके ऊपर डिफेमेशन केस हो जाता है ना। तो देखो डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है जब, देखो आपने सुना होगा या देखा होगा, जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का जाता है तो उसके साथ 15, 10, 20 लोग जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। वो लोग जो होते हैं ना वो प्रतिनिधि होते हैं भाई, वो डिसीजन लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट। डी जनरेशन, डी जनरेशन का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट हो जाना भाई। देखो पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अभी 5G चल रहा है। या फिर जैसे एंड्रॉयड है, वो भी उसकी भी जनरेशन बढ़ती जाती है ना। 13 एंड्रॉयड 12 था, 11 था, अभी 13 है ना। तो इसको तो बोलते हैं इंप्रूवमेंट। और डी जनरेशन मतलब डिग्री डिग्रेड हो जाना, है ना। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब वही होता है जो इसने पूछा है, किसी की इमेज को खराब करना, है ना। डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है जैसे पार्टीज वगैरह में नहीं होता क्या, दल बदल लेना। पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में चला गया, बीजेपी में था किसी और में चला गया, बस ऐसे ही, है ना। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये PQRS आ गया। देखो इन दिसंबर 2018, दिसंबर 2018 caused a landslide that an eruption of the volcano। अब देखो दैट यहाँ पे कंजंक्शन लिखा हुआ है, इसके बाद क्लोज शुरू होगी, ठीक है। दैट ट्रिगर्ड ए सुनामी, इसकी वजह से एक सुनामी आ गई, है ना। अब इन दिसंबर 2018 क्या हुआ, एन इरप्शन ऑफ वोल्केनो, इसके बाद ये आएगा। अब इसको ना आप ज़्यादा ग्रामेटिकली नहीं, कुछ देखो PQRS जो आए थे ना अपने, कुछ कुछ ऐसे थे जिनको आप ना ग्रामर से ठीक कर सकते थे, कुछ ऐसे थे जिसको आपको मीनिंग से ही करना पड़ता है, और दोनों ही जरूरी हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको ग्रामर के हिसाब से सारे सेंटेंस ऐसे लग सकते हैं कि ये तो पहले आ सकता है, ये तो पहले आ सकता है, बट मीनिंग देखोगे तो आपको समझ आएगा नहीं नहीं ये पहले काम ये होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो आप क्या समझ जाओगे कि इसके पहले कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे लिखा है किल्ड मोर देन 400 पीपल, तो ये किसी को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई क्लोज रही होगी, ठीक है। ऐसे आपको और ये आप ये समझ सकते हो कि पी के बाद एस नहीं आएगा, यहाँ पे दैट कंजंक्शन लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है, तो दो दो कंजंक्शन नहीं आएगा। तो ऐसे आपको समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो शुरुआत किससे होगी, इन दिसंबर 2018, 2018 दिसंबर में क्या हुआ था, एन इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, उससे क्या हुआ भाई, पहले वोल्केनो आया होगा, फिर उससे क्या हुआ, उसकी रीजन क्या हुआ, उससे क्या क्या हो गया। कॉज्ड ए लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ मतलब जमीन खिसक जाना, और उसकी वजह से सुनामी आ गई, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है ना, क्यू के बाद पी, पी के बाद आर, क्यू के बाद पी, पी के बाद आर, क्यू के बाद इसमें एस लिखा है, इसमें एस लिखा है, इसमें क्यू के बाद पी, पी के बाद आर, और शुरुआत क्यू से होनी है। अब देखो इसमें एस से शुरुआत हो गई,
इन दिसंबर 2018 एंड किल्ड मोर देन पीपल, ये तो आएगा नहीं। उससे क्या होगी, सुनामी आ गई और सुनामी के वजह से क्या हुआ, 400 लोग मर गए। तो ये मीनिंग से आप समझ जाओगे, है ना, कि वोल्केनो का इरप्शन हुआ, उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से सुनामी आई, सुनामी की वजह से फिर लोग मर गए। तो मीनिंग सेट हो रहा है। तो ये आंसर यूपीआरएस। ठीक। एंटोनिम बताना है किसका, लॉयल का। अर्डेंट का मतलब होता है अति उत्सुक आदमी, है ना, उत्साही। तो लॉयल का तो मतलब होता है किसी के लिए लॉयल होना, मतलब समझ रहे होगे आप हिंदी में मीनिंग जो भी होता है। तो लॉयल ना होना, जिस पे लॉयल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, और जिस पे भरोसा ना किया जा सके वो सुनना है हमें। तो फिकल का मतलब होता है जिसके पे भरोसा ना किया। तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूपिड का मतलब आपको पता ही होगा, मूर्ख टाइप का आदमी, है ना। और ट्रेजिक का मतलब बहुत ही दुखद। तो आंसर हो गया इसका सेकंड। ठीक। सिलेक्ट द एंटोनिम बताना है किसका, रेवेज द डेकोइट्स रेवेज द बंगलो इन द absence ऑफ इट्स ओनर। बंगलो का जो ओनर था उसके एब्सेंस में क्या, जो डकैत थे ना, डेकोइट्स का मतलब डकैत, जो चोरी मार धाड़ काट करते हैं ना, वो वाले। मतलब एक तो होता है चोर, चोर होता है चुपके से चुरा ले जाता है, उसको बोलते हैं थीप। डकैत का मतलब वो होता है चुपके से नहीं चुराता, आपसे छीन के ले जाता है ना। आपके हाथ में कोई सामान है, छीन के ले जाए, कोस के, मार के, कूट के, वो होता है डकैत। तो उन्होंने क्या किया, जो बंगलो था उसको तहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है? इसका एंटोनिम बताना है। अब देखो, एक्सप्लोडेड का मतलब होता है किसी बम का फटना, एक्सप्लोड होना, है ना। डिमोलिश, डिमोलिश अगर इसका सिनोनिम पूछा होता ना तो ये ठीक था। डिमोलिश का मतलब भी गिरा देना, बर्बाद करना। रिस्टोर्ड, दोबारा से ठीक करना। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। सील्ड, सील का मतलब किसी बंगलो ऑफिस को सील कर देना, मतलब लॉक कर देना, बंद कर देना, आज के बाद इसमें कोई नहीं आए। तो आंसर हो गया थर्ड। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी हम कर लेंगे सारे के सारे, है ना, 40 सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा क्लोज टेस्ट था, बचे हुए हैं ना क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, वो भी कर लेंगे सारे साथ में। तो आपका जो 14 जुलाई से शुरू हो रहा है एग्जाम, से पहले आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान रखें, जितने भी आपके नंबर आते हैं, जितने भी आपने सही किए हैं, वो ना कमेंट जरूर करना। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। खाते रहो, पीते रहो, मौज करो, अपने खुद का ख्याल रखो, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखो।